हमारे आज के सोर्सेज एक कमाल की कहानी से शुरू होते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। हाँ, एक ऐसी टीम जो लगभग 100 सालों तक मतलब बिल्कुल मीडियोकर थी। बिल्कुल। फिर 2003 में डेव ब्रिल्सफोर्ड को परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया और सब कुछ बदल गया। और उनकी जो रणनीति थी वो सुनने में बहुत ही साधारण लगती है। सोर्सेज उसे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब था हर उस छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार खोजना। हाँ, जो एक बाइक रेस जीतने में लगती है। और जब वो कहते हैं हर चीज, तो उनका मतलब सच में हर चीज होता था। हाँ, ये सिर्फ बाइक के टायरों या गियर के बारे में नहीं था। कुछ सुधार तो सुनने में अजीब लगते हैं। जैसे उन्होंने राइडर्स के लिए खास तकिए और गद्दे बनवाए ताकि वो बेहतर नींद ले सकें। बाइक की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाया। अच्छा। और यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को सफेद रंग से पेंट कर दिया गया। और वो ट्रक वाली बात दिलचस्प है। सफेद रंग इसलिए ताकि धूल के छोटे से छोटे कण भी दिख जाएं, जो बाइक की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते थे। ये जुनून का लेवल था। और इसका नतीजा सिर्फ 5 साल में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। बिल्कुल। और अगले दशक में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 5 टूर डी फ्रांस खिताब, मतलब अविश्वसनीय। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। ये समझना है कि कैसे ये छोटे छोटे लगभग अदृश्य सुधार इतने बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सफलता के लिए लक्ष्य से ज्यादा जरूरी एक अच्छा सिस्टम होता है? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर सोर्सेस का सबसे बड़ा इंसाइट है। हम अक्सर एक बड़े चमत्कारी पल का इंतजार करते हैं और रोजाना किए जाने वाले छोटे सुधारों की ताकत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इसी से जुड़ा एक गणित है जो सच में चौंकाने वाला है। सोर्सेज में एक कैलकुलेशन है। हाँ, कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 टाइम्स। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। और इसीलिए सोर्सेज आदतों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बिल्कुल। जैसे पैसा बढ़ता है वैसे ही आदतें दोहराने पर बढ़ती हैं। लेकिन यहीं पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। हाँ, और सोर्स इसके लिए एक बड़ा जबरदस्त फ्रेज इस्तेमाल करता है, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, या निराशा की घाटी। निराशा की घाटी। इसे समझने के लिए बर्फ पिघलने वाला उदाहरण एकदम सही बैठता है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए एक कमरे में बर्फ का टुकड़ा रखा है और तापमान है 25 डिग्री। ठीक है। आप तापमान बढ़ाते हैं 26, 28, 30, 31 डिग्री, कुछ नहीं होता। बर्फ वैसी की वैसी है। लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, सिर्फ 1 डिग्री का फर्क, एक बड़ा बदलाव आता है और बर्फ पिघलने लगती है। तो वो पहले की मेहनत बेकार नहीं थी? नहीं, वो बस उस ब्रेक थ्रू मोमेंट के लिए ऊर्जा जमा कर रही थी। तो इसका मतलब है कि हमें उस 32 डिग्री वाले पल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, उस पल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही पकड़ा। और यहीं पर गोल्स और सिस्टम्स का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो सोर्स इन दोनों में क्या अंतर बताता है? गोल्स वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, चैंपियनशिप जीतना। सिस्टम्स वो प्रक्रियाएं हैं जिनका आप पालन करते हैं। रोज प्रैक्टिस करना, खिलाड़ियों की भर्ती करना, डाइट प्लान बनाना, वो सब। बिल्कुल। और अक्सर हम गोल्स पर ही अटके रहते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है? लक्ष्य बनाना तो अच्छी बात है। समस्या ये है कि विजेताओं और हारने वालों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। सही बात है। हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है। तो अगर सिर्फ लक्ष्य ही काफी होता तो हर कोई जीत रहा होता। ये एक शानदार पॉइंट है। तो ब्रिटिश साइकिलिस्ट पर वापस आते हैं। उनका लक्ष्य भी तो वही था जो बाकी टीमों का था, टूर डे फ्रांस जीतना। एग्जैक्टली। तो अचानक उन्होंने जीतना कैसे शुरू कर दिया? असली फर्क उनका लक्ष्य नहीं था, वो उनका सिस्टम था। वो रोज 1% बेहतर होने की प्रक्रिया। और यहाँ पर वो शक्तिशाली विचार आता है कि लोग अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि वे अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. हाँ, अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो नतीजे अपने आप आएंगे। जैसा कोच बिल वॉल्श ने कहा था, स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। तो आज की चर्चा का सार यही है, सफलता जीवन में एक बार होने वाले बड़े बदलावों का नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। हाँ, ये आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं।
और असली तरक्की के लिए लक्ष्य बनाने से ज्यादा जरूरी एक मजबूत सिस्टम बनाना है। बिल्कुल। और यहीं पर सॉस हमें एक और गहरे सवाल पर छोड़ देता है। वो व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तरों की बात करता है: नतीजे, प्रक्रियाएं और पहचान। आउटकम्स, प्रोसेसेस एंड आइडेंटिटी। जी। और सॉस कहता है कि स्थायी बदलाव के लिए सिर्फ ये बदलना काफी नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये बदलना ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को क्या मानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आदतों को बदलने की शुरुआत नतीजों से होनी चाहिए या अपनी पहचान की धारणा से? तो चलिए आज आदतों पर जरा गहराई से बात करते हैं। मतलब ये बनती कैसे हैं हमारे दिमाग में, और सबसे जरूरी हम इन्हें बदल कैसे सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझाती है, और कुछ कहानियां तो वाकई में हैरान करने वाली हैं। जैसे एक कहानी एक पैरामेडिक की। वो अपने ससुर के घर एक पार्टी में थी, और बस उनके चेहरे को देखकर, सिर्फ चेहरे को देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है, और वो सही निकली। या फिर वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिकों के बारे में सोचिए, जिन्हें हेरोइन की लत थी, पर घर आते ही 10 में से 9 ने रातों रात लत छोड़ दी। ये कैसे हुआ? ये दोनों ही कहानियां एक ही तरफ इशारा करती हैं। हमारा दिमाग वो एक तरह से एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। वो लगातार हमारे आसपास के संकेतों को पढ़ता रहता है और पैटर्न बनाता है, और अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा। उस पैरामेडिक ने सालों की ट्रेनिंग में अनजाने में ही दिल के दौरे के वो छोटे छोटे संकेत पहचानना सीख लिया था। लेकिन इन आदतों को बदलने की जो चाबी है ना, वो है अचेतन को चेतन बनाने में। जैसा कार्ल युंग ने कहा था, मतलब जब तक आप ये नहीं करते तब तक आपकी आदतें ही। हाँ, तब तक आदतें ही आपकी किस्मत तय करती रहेंगी। ये तो कमाल की बात है कि हमारा दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रहा है। पर सवाल ये है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसे बदलेंगे कैसे? मतलब इस ऑटो पायलट को बंद करने का, या कह सकते हैं जागरूक होने का पहला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल। और इसके लिए ना एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है जापान की रेलवे प्रणाली का। अच्छा, जापान की रेलवे? वहां क्या होता है? वहां एक तकनीक इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग? हाँ, जो ट्रेन ऑपरेटर्स होते हैं वो हर सिग्नल और स्विच की तरफ उंगली से इशारा करते हैं और फिर जोर से उसका नाम बोलते हैं। जोर से बोलते हैं? जैसे सिग्नल हरा है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इस एक काम ने उनकी गलतियों को 85% तक कम कर दिया। 85%? बस एक चीज को बोलकर कंफर्म करने से। तो इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इसे अपनी जिंदगी में लाने का एक तरीका है हैबिट स्कोर कार्ड बनाना। बस एक दिन अपनी सारी आदतों की एक लिस्ट बनाइए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। ठीक है। फिर हर आदत के आगे एक निशान लगाइए, अच्छा प्लस, बुरा माइनस, या फिर सामान्य इक्वल। यहां मकसद खुद को जज करना नहीं है, बस ये देखना है कि असल में हो क्या रहा है। ये बिल्कुल उस पॉइंटिंग एंड कॉलिंग जैसा ही है, अपनी आदतों पर रोशनी डालना। समझ गई। तो एक बार जब हमने अपनी आदतों को पहचान लिया, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो अगला कदम है कि अच्छी आदतें शुरू कैसे करें। अक्सर लगता है कि प्रेरणा की कमी है, पर शायद असली वजह कुछ और है। बिल्कुल, असल में समस्या अक्सर अस्पष्टता की कमी होती है, प्रेरणा की नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही शक्तिशाली आइडिया काम आता है, जिसे मनोवैज्ञानिक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब अपने इरादे को लागू करने की एक पक्की योजना बनाना। सिर्फ ये कहना कि मैं रोज कसरत करूंगा काफी नहीं है। उसके बजाय एक वाक्य पूरा कीजिए, मैं इस समय पर इस जगह में ये काम करूंगा। तो मतलब मैं शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगी, इस तरह की स्पष्टता। एकदम सही। और इसका असर चौंकाने वाला है। एक स्टडी में जिस ग्रुप ने सिर्फ ये एक वाक्य लिखा, उनमें से 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार कसरत की। 91%? ये तो अविश्वसनीय है। और जिन ग्रुप्स को सिर्फ मोटिवेट किया गया था, उनमें ये आंकड़ा सिर्फ 35 से 38% था। मतलब सिर्फ एक वाक्य लिखने से सफलता की दर लगभग 3 गुना हो गई। ये वाकई दिखाता है कि स्पष्टता कितनी बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और कोई तरीका है नई आदतों को अपनी जिंदगी में आसानी से जोड़ने का? हाँ, एक और तरीका है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग? इसका मूल विचार है अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ देना। इसका फॉर्मूला है? मेरी पुरानी आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगा,
जैसे सुबह अपनी कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। आप उस आदत की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से ऑटो पायलट पर है। लेकिन मुझे लगता है इन सब तकनीकों से भी ज्यादा जरूरी शायद हमारा माहौल है, जैसे उन वियतनाम के सैनिकों के साथ हुआ था। बिल्कुल, माहौल हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब वो सैनिक घर लौटे तो ड्रग्स से जुड़े सारे संकेत जैसे तनाव, वो खास दोस्त, ड्रग्स की आसान उपलब्धता सब गायब हो गए। और नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ने लत बिना किसी थेरेपी के ही छोड़ दी। एक और छोटा सा उदाहरण है, एक अस्पताल के कैफेटेरिया में। हाँ, जब पानी की बोतलें सोडा के ठीक बगल में रख दी गईं, तो सोडा की बिक्री 11.4% घट गई और पानी की 25.8% बढ़ गई। कुछ कहा नहीं गया, बस माहौल बदला गया। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि अपनी आदतों के बारे में पहले तो जागरूक होना, फिर उन्हें शुरू करने के लिए एक साफ योजना बनाना और सबसे बढ़कर एक ऐसा माहौल तैयार करना जो अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे। यही असली बदलाव लाता है। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाता हूं, अपने आसपास के माहौल को सिर्फ चीजों का ढेर समझना बंद करें, इसे रिश्तों का एक जाल समझें। रिश्तों का जाल? हाँ, आपका व्यवहार किसी चीज से नहीं बल्कि उस चीज के साथ आपके रिश्ते से तय होता है। तो सवाल यह है, अगर आप एक खास तरह का इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने कमरे, अपने फोन और अपनी दुनिया के साथ कैसा रिश्ता बनाना होगा। नमस्ते। आज हम आदतों के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि कोई भी आदत, मतलब कोई भी व्यवहार इतना आकर्षक कैसे बन जाता है, और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक डच साइंटिस्ट की, निको टिनबर्गन। टिनबर्गन। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, वो हेरिंगल पक्षी वाला। उन्होंने देखा कि चूजे अपनी माँ की चोंच पर एक छोटा सा लाल धब्बा होता है, उसे चोंच मारते हैं जब उन्हें खाना चाहिए होता है। एक सिंपल सा सिग्नल। बिल्कुल। लेकिन असली मजा तब आया जब टिनबर्गन ने गत्ते की एक नकली चोंच बनाई और उस पर एक की जगह मतलब एक से ज्यादा बड़े बड़े लाल धब्बे बना दिए। और जानते हैं क्या हुआ? चूजे तो जैसे पागल हो गए। वो असली चोंच को छोड़कर उस नकली वाली पर और भी तेजी से चोंच मारने लगे। इसी को कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, मतलब असलियत का एक ऐसा वर्जन जो असलियत से भी ज्यादा आकर्षक लगे। ये तो इंसानों के साथ भी होता है ना, जैसे जंक फूड। हाँ, जंक फूड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे पूर्वजों के लिए नमक, चीनी, फैट ये सब बहुत कीमती थे क्योंकि मिलते नहीं थे आसानी से। सही बात है। और आज फूड इंडस्ट्री इसी चीज का फायदा उठाती है। वो हर प्रोडक्ट का एक ब्लिस पॉइंट ढूंढते हैं। ब्लिस पॉइंट? ये क्या होता है? मतलब नमक, चीनी और फैट का वो सटीक कॉम्बिनेशन जो हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है, हमें और खाने पे मजबूर करता है। अच्छा, तो यही वजह है कि चिप्स का पैकेट खुलने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं से आता है व्यवहार बदलने का दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। तो दिमाग में ऐसा क्या होता है, मतलब इस आकर्षण के पीछे साइंस क्या है? सबको जुड़ा है एक न्यूरोट्रांसमीटर से, डोपामीन। डोपामिन? मैंने सुना है ये हैप्पीनेस केमिकल होता है। पहले यही माना जाता था, पर अब हम जानते हैं कि डोपामीन सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि इनाम की उम्मीद से जुड़ा है। उम्मीद से? ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब एक्शन लेने की प्रेरणा इनाम मिलने से नहीं बल्कि उसके मिलने की उम्मीद से आती है। इसे चाहना और पसंद करने का फर्क कहते हैं। मतलब हमारी चाहत हमारी पसंद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एकदम सही। और हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब? सिंपल है, एक काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना, उसे एक ऐसे काम से जोड़ दें जो आपको करना चाहिए, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। हाँ, नियम बना दें कि शो तभी देखेंगे जब ट्रेडमिल पर होंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेडमिल पर जाने के बारे में सोचकर ही उत्साहित होने लगेगा। ये तो पर्सनल लेवल पर हुआ, पर हमारे आसपास के लोगों का क्या? उनका भी तो असर होता होगा। बहुत ज्यादा। हम 3 तरह के ग्रुप्स की नकल करते हैं। हमारे करीबी यानी परिवार और दोस्त, वो भी, बट सब कर रहे हैं। और शक्तिशाली लोग जिनका समाज में रुतबा है। पोलगर बहनों की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो शतरंज की विलक्षण प्रतिभा वाली बहन है। वो एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी जहां शतरंज जी सब कुछ था। उनके लिए शतरंज खेलना सांस लेने जितना ही नॉर्मल और आकर्षक था। तो अगर माहौल इतना जरूरी है तो फिर बुरी आदतों को कैसे तोड़ें?
क्या हमें अपना माहौल बदलना पड़ेगा? पूरी तरह से नहीं, हमें बस नियम को उलटना है, उसे अनाकर्षक बनाओ। अनाकर्षक कैसे? अपनी सोच को बदलकर। जैसे स्मोकिंग छोड़ने पर एक किताब है, वो ये नहीं कहती कि स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल है। तो वो क्या कहती है? वो ये साबित करती है कि स्मोकिंग आपके लिए कुछ करती ही नहीं है। आप कुछ छोड़ नहीं रहे क्योंकि पाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो धीरे धीरे सिगरेट का ख्याल ही बेवकूफी लगने लगता है। वाह, मतलब हम अपनी आदत से जुड़ी भावनाओं को बदल सकते हैं। जैसे मुझे सुबह दौड़ने जाना है, ये सोचने के बजाय नहीं, ये सोचें कि अब सेहत बनाने और तेज बनने का मौका है। मुझे करना है को मुझे करने को मिल रहा है से बदल देना। ये छोटा सा बदलाव है पर सोच पर बड़ा असर डालता है। बिल्कुल। आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं। हमारी आदतें हमारी गहरी इच्छाओं का एक मॉडर्न समाधान है। जैसे सामाजिक स्वीकृति पाना या अनिश्चितता कम करना। हाँ, और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आप एक मोटिवेशन रिचुअल भी बना सकते हैं। मोटिवेशन रिचुअल मतलब किसी मुश्किल काम से ठीक पहले कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना। धीरे धीरे आपका दिमाग उस मुश्किल काम को भी उस गाने की अच्छी फीलिंग से जोड़ देगा और वो काम ज्यादा आकर्षक लगने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इच्छाएं पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें समझा जा सकता है, बदला जा सकता है और अपनी मर्जी से घड़ा जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर किसी भी आदत को ज्यादा या कम आकर्षक बनाया जा सकता है तो सबसे पहले किसे चुना जाएगा? आज हम आदतों के पीछे के विज्ञान पर एक पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास व्यवहार बदलने से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्से हैं और सवाल वही है, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। शुरुआत एक कहानी से करते हैं जो शायद परफेक्शन को लेकर हमारे सारे आइडियाज ही बदल दे। बिल्कुल। ये कहानी है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की एक फोटोग्राफी क्लास की। हुआ ये कि प्रोफेसर ने क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि उन्हें ग्रेड्स क्वांटिटी पर मिलेंगे, मतलब जितनी ज्यादा तस्वीरें उतने अच्छे ग्रेड्स। अच्छा। हाँ, और दूसरे ग्रुप को ग्रेड्स मिलने थे क्वालिटी पर। उन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 1 तस्वीर जमा करनी थी, बस 1, लेकिन वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए थी। ये तो बड़ा दिलचस्प प्रयोग है। तो फिर सबसे अच्छी तस्वीरें किसने खींची? मुझे तो लगता है क्वालिटी वाले ग्रुप ने। उनका पूरा ध्यान तो एक ही चीज पर था, है ना? यही तो मतलब सोचने वाली बात है। सारी की सारी बेहतरीन तस्वीरें क्वांटिटी वाले ग्रुप से आईं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग हर रोज सैकड़ों तस्वीरें खींच रहे थे। वो लाइटिंग के साथ, कंपोजिशन के साथ नए नए प्रयोग कर रहे थे, अपनी गलतियों से लगातार सीख रहे थे। और क्वालिटी वाला ग्रुप? वो तो बस परफेक्ट तस्वीर के बारे में सोचते रहे, थ्योरी पढ़ते रहे और आखिर में उनके पास दिखाने के लिए कुछ मामूली आइडियाज के अलावा कुछ खास नहीं था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे तैयारी करना कहते हैं वो कहीं ना कहीं काम को टालने का एक तरीका भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब में से मोशन और एक्शन के बीच का फर्क बताया गया है। मोशन और एक्शन? जी। मोशन मतलब प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना। इसमें आप बिजी तो दिखते हैं पर असल में कुछ हासिल नहीं कर रहे होते। इसमें फेल होने का कोई डर भी नहीं होता। और एक्शन मतलब? एक्शन वो है जब आप सच में काम करते हैं जिससे नतीजा मिलता है। जैसे वो क्वांटिटी ग्रुप लगातार एक्शन में था। और एक्शन का सबसे जरूरी हिस्सा शायद उसे दोहराना है, मतलब रेपिटेशन। स्रोत भी यही कहते हैं कि आदतें समय से नहीं बल्कि किसी काम को कितनी बार दोहराया गया है उससे बनती हैं। एकदम सही। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं तो आपके दिमाग में एक न्यूरल सर्किट और मजबूत होता जाता है। अच्छा। इसी वजह से संगीतकारों या लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग के कुछ हिस्से जिन्हें वो रोज इस्तेमाल करते हैं वो आम लोगों से ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन हर रोज एक्शन लेना आसान तो नहीं होता। कई बार प्रेरणा ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर न्यूनतम प्रयास का नियम सामने आता है। न्यूनतम प्रयास का नियम? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इंसान का जो स्वभाव है ना, वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। ये हमारी एनर्जी बचाने की एक स्वाभाविक आदत है। तो अगर हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से आसान रास्ता ही चुनता है तो हम इसे अच्छी आदतों के लिए कैसे इस्तेमाल करें? बहुत अच्छा सवाल है। इसका तरीका है अपनी अच्छी आदतों के रास्ते की रुकावटों को कम कर देना। किताब में इसे 2 मिनट रूल कहा गया है। 2 मिनट रूल? हाँ, अपनी किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगें। जैसे रोज किताब पढ़े की जगह आदत बनाइए सिर्फ 1 पन्ना पढ़ें। या जिम जाएं की जगह बस अपने जूते पहन ले। बिल्कुल। लक्ष्य काम पूरा करना नहीं है
बल्कि हर रोज उस काम को शुरू करने की आदत डालना है। एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ते रहना आसान हो जाता है। समझ गई। तो अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें आसान बनाना है, पर बुरी आदतों का क्या? उन्हें कैसे तोड़ें? उनके लिए ठीक इसका उल्टा करना है, उन्हें मुश्किल बना देना है। मुश्किल कैसे? उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करके। इसका एक क्लासिक उदाहरण लेखक विक्टर ह्यूगो का है। उन्हें किताब खत्म करनी थी पर वो टाल रहे थे, तो उन्होंने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद करवा दिए। क्या? सारे कपड़े? हाँ, उनके पास सिर्फ एक शॉल बची थी। अब वो घर से बाहर जा ही नहीं सकते थे, तो उनके पास लिखने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। वाह, ये तो जबरदस्त तरीका है। इस टेक्निक को कुछ कहते हैं क्या? जी, इसे कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। मतलब आज एक ऐसा फैसला लेना जो भविष्य में आपके बर्ताव को कंट्रोल करे। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जैसे कैश रजिस्टर ने दुकानों में चोरी करना लगभग नामुमकिन बना दिया, या फिर बार बार आने वाले मार्केटिंग ईमेल से एक बार अनसब्सक्राइब करना। ये एक बार का एक्शन है जो लंबे समय तक आपका ध्यान भटकने से बचाता है। तो आज की पड़ताल का सार यही है कि अच्छी आदतों को आसान बना दो और बुरी आदतों को मुश्किल। एक्शन पर ध्यान दो, सिर्फ मोशन पर नहीं। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक विचार है। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, पर क्या हो अगर ये इच्छा शक्ति का सवाल ही ना हो? क्या हो अगर ये सिर्फ हमारे माहौल के डिजाइन का सवाल हो? सवाल ये नहीं है कि हम ज्यादा मोटिवेटेड कैसे हों, सवाल ये है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ऐसे कैसे डिजाइन करें कि सही काम करना ही सबसे आसान विकल्प बन जाए। आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वो आदतें बनाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका बताते हैं। हाँ। इसमें इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की बात कम है और एक बहुत ही आसान से नियम की बात ज्यादा है कि किसी काम को तुरंत संतोषजनक कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है कराची की एक बड़ी कमाल की कहानी से। हाँ, ये कहानी 1990 के दशक की है। कराची में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे, स्टीफन लुबी, और वो लोगों में हाथ धोने की आदत डालना चाहते थे। हाँ, और मतलब सबको पता था कि ये जरूरी है, पर लोग बस कर नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को एक नया साबुन दिया, सेफगार्ड। अच्छा। जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। हाँ। और उससे झाग भी खूब बनता था। तो मतलब हाथ धोना जो पहले एक बोरिंग सा काम था, वो अब एक मजेदार अनुभव बन गया। हाँ, और इसका जो नतीजा निकला हो तो गजब का था। बिल्कुल, बीमारियों की दर में 50% से भी ज्यादा की कमी आ गई। 50%। उसे दोहराया जाता है और जिस काम की सजा मिलती है उससे बचा जाता है। तो उस साबुन ने हाथ धोने को तुरंत एक छोटा सा इनाम दे दिया, उसे संतोषजनक बना दिया। सही बात है। यहीं पर असल पेच है ना? हमारा दिमाग उन कामों के लिए बना है जिनका इनाम तुरंत मिलता है। हाँ, पर आज की दुनिया में अच्छी आदतों का इनाम वो तो बहुत देर से मिलता है। जैसे आज जिम जाने का फायदा शायद महीनों बाद दिखेगा। सही कहा। अच्छी आदत की कीमत अभी चुकानी पड़ती है और बुरी आदत की कीमत भविष्य में। और हमारा दिमाग इस देरी को पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। लेकिन स्रोतों में इसी समस्या से निपटने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प रणनीतियां बताई गई हैं। जैसे वो पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी। हाँ, वो स्टॉक ब्रोकर वाली। हाँ, उसे हर दिन 120 सेल्स कॉल करने होते थे, तो उसने अपनी मेज पर 2 जार रखे, एक में 120 पेपर क्लिप भर के, और हर कॉल के बाद वो एक क्लिप उठाकर दूसरे जार में डाल देता था। ये देखने में बहुत मामूली लगता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। हमारा दिमाग सिर्फ इनाम नहीं चाहता, वो ये भी जानना चाहता है कि वो जीत रहा है। अच्छा। वो हर एक क्लिप जो दूसरे जार में जा रही थी, वो उसके दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल दे रही थी कि हाँ, तुम सही रास्ते पर हो, लगे रहो। तो ये छोटी छोटी जीत बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। इसी से मुझे हैबिट ट्रैकर का ख्याल आता है, जैसे कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स का निशान लगाना। हाँ, कॉमेडियन जेरी सिनफेल्ड का एक मशहूर नियम है, चेन को मत तोड़ो। वो लगातार बनते एक्स एक चेन की तरह दिखते हैं और उसे ना तोड़ने का संतोष ही अपने आप में एक इनाम बन जाता है। और अगर चेन टूट भी जाए तो एक बहुत जरूरी नियम है। वो क्या? लगातार 2 दिन मत चूको। एक दिन चूकना एक गलती है, पर लगातार 2 दिन चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। ये सब अच्छी आदतें बनाने के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन असली मुश्किल तो बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना है। हाँ, जहाँ मजा तुरंत मिलता है और सजा बहुत बाद में। तो क्या इस नियम को उल्टा भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, नियम को बस उलटना है, उसे तुरंत असंतोषजनक बनाएं। वो कैसे? इसके लिए स्रोतों में एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है। मतलब एक लिखित समझौता? हाँ, जिसमें आप अपनी बुरी आदत और उसे ना मानने पर मिलने वाली सजा तय करते हैं और आपके साथ एक या को जवाबदेही पार्टनर भी उस पर दस्तखत करते हैं।
जैसे ब्रायन हैरिस का उदाहरण है, जो अपना वजन कम करना चाहते थे। हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। और अगर वो अपने खाने पीने के लक्ष्य से चूकते तो उन्हें हर बार $100 अपनी पत्नी को देने पड़ते। और सजा सिर्फ पैसों की नहीं थी। नहीं, अगर वो हफ्ते भर का वजन का लक्ष्य चूकते तो उन्हें अगले 3 महीने तक बहुत अच्छे कपड़े पहनने पड़ते। यहां तक कि काम पर भी। और उन्हें ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया कि उसने असफलता की कीमत को भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला दिया। अब सजा तुरंत मिलती थी, जिससे उस बुरी आदत से बचना ज्यादा आसान हो गया। तो मतलब इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि आदतें इच्छा शक्ति का खेल कम है और अपने माहौल और सिस्टम को डिजाइन करने का खेल ज्यादा है। हम अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे अपने लिए काम करने पर लगा रहे हैं। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक विचार यहाँ सोचने के लिए है। स्रोत बताते हैं कि हम अक्सर उन्हीं चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। जैसे कितने कदम चले या कितना वजन उठाया। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी में बहुत सी जरूरी चीजें ऐसी हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि ऐसी कौन सी एक महत्वपूर्ण न मापी जा सकने वाली चीज है जिसे कोई विकसित करना चाहता है। जैसे जिज्ञासा, हिम्मत या दया। और बिना नंबरों के उसकी प्रगति को कैसे महसूस किया जा सकता है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि किसी भी काम में सिर्फ ठीक ठाक होने से आगे बढ़कर महान कैसे बना जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नहीं, हम देखेंगे कैसे ओलंपिक एथलीट, एक विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन और तो और बास्केटबॉल की एक महान टीम के रणनीति में सफलता के गहरे राज छिपे हैं। मतलब मुद्दा सिर्फ मेहनत करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये समझना है कि मेहनत कहाँ और कैसे की जाए। चलिए तो फिर शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से करते हैं। हमारे सामने 2 एथलीट हैं। एक है तैराक माइकल फेल्प्स और दूसरे धावक हिचाम अल गुएरोज। फेल्प्स 6 फीट 4 इंच के हैं और अल गुएरोज 5 फीट 9 इंच के। अच्छा। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही साइज की पैंट पहनते हैं। क्या? ये सुनने में मतलब बहुत अजीब लगता है ना? ये कैसे हो सकता है? और देखिए, यहीं पर पहला बड़ा सबक छिपा है आनुवांशिकी का, मतलब जेनेटिक्स का। अच्छा। फेल्प्स के पैर उनके शरीर के हिसाब से छोटे हैं, पर उनका धड़ बहुत लंबा है। ये बनावट उन्हें पानी में एक नाव जैसी बना देती है, तैराकी के लिए एकदम सही। और अल गुएरोज? दूसरी तरफ अल गुएरोज के पैर उनके शरीर के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से लंबे हैं, जो उन्हें लंबी दूरी की दौड़ में बेजोड़ बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन हमारी किस्मत तय करते हैं? नहीं, किस्मत नहीं। वो ये जरूर तय करते हैं कि हमारे लिए कौन सा खेल, कौन सा मैदान सबसे फायदेमंद रहेगा। सही जगह पर compete करना बहुत जरूरी है। अपनी ताकत के हिसाब से सही मैदान चुनना। लेकिन अगर किसी को पता ही ना हो कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा क्या है तो उसका एक ही तरीका है, प्रयोग करना। अलग अलग चीजें आजमा कर देखना कि क्या चीज आसानी से समझ आती है, कहाँ मन लगता है। जहां दूसरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो काम अगर आपको स्वाभाविक रूप से आ जाए तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने सही मैदान चुन लिया, पर उसके बाद रोज रोज एक ही काम करने की प्रेरणा वो कहाँ से लाएं? एक समय के बाद तो बोरियत हावी हो ही जाती होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर गोल्डीलॉक्स रूल काम आता है। गोल्डीलॉक्स रूल? हाँ, ये नियम कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा प्रेरित तब होता है जब वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। मतलब एक मीठा संतुलन। बिल्कुल। वो चुनौती बस आपकी मौजूदा क्षमता से थोड़ी सी ही ज्यादा होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कॉमेडियन स्टीव मार्टिन। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने रातों रात सफलता नहीं पाई। वो लगभग 18 साल तक हर हफ्ते अपने चुटकुलों में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहे। 18 साल? हर हफ्ते लगातार? हाँ, हर हफ्ते। और यही बात एक पेशेवर को एक शौकिया से अलग करती है। मतलब सबसे बड़ी रुकावट असफलता नहीं, बल्कि बोरियत है। जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसका रोमांच खत्म हो जाता है। सफल लोग भी बोर होते हैं, लेकिन वो उस एहसास के बावजूद टिके रहते हैं। मैं समझ गई, बोरियत से लड़ना जरूरी है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब कोई चीज आदत बन जाती है तो हम उसे बिना सोचे समझे एक तरह से ऑटो पायलट पर करने लगते हैं। क्या उसमें भी कोई खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। असल में सबसे बड़ा खतरा वही है, वो है आत्मसंतोष, जिसे हम कह सकते हैं कंफर्ट जोन में चले जाना। अच्छा। हाँ, जब हम किसी काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज होने लगती हैं। तो इससे लड़ने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए सिर्फ आदतें काफी नहीं है।
सचेत अभ्यास यानी डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। सचेत अभ्यास, इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसका मतलब है अपने काम को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखना, हर छोटी से छोटी कमी को पकड़ना और उसे सुधारने पर ध्यान देना। ये तो काफी मुश्किल लगता है। हाँ, ये आरामदायक नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लॉस एंजलिस लेकर्स बास्केटबॉल टीम और उनके कोच पैट रायली। उन्होंने करियर बेस्ट एफर्ट नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया। उसमें हर खिलाड़ी के प्रदर्शन को बारीकी से ट्रैक किया जाता था और उनसे पूरे सीजन में अपने खेल में कम से कम 1% सुधार करने के लिए कहा जाता था। सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%, लेकिन लगातार। इसी प्रक्रिया ने एक पहले से ही शानदार टीम को लगातार 2 बार NBA चैंपियन बना दिया। तो सार ये है कि महानता कोई एक काम नहीं, बल्कि 3 लड़ाइयां हैं। बिल्कुल। पहली, अपने लिए सही मैदान चुनना। दूसरी, बोरियत से जंग जीतना। और तीसरी, खुद की सफलता से ही लड़ते रहना ताकि सुधार होता रहे। एकदम सही। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। बताइए। जिस तरह आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं, उसी तरह हमारी पहचान हमें रोक भी सकती है। पहचान मतलब? जब हम किसी एक पहचान से बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं, जैसे मैं एक एथलीट हूँ या मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, तो उसके दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया सोचना मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या कोई ऐसी पहचान या मान्यता है जो अब तक किसी की ताकत रही हो, पर अब अनजाने में उसके विकास के रास्ते में आ रही हो?